ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ठीक से इसे समझना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में से कैसे करते हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन नहीं पढ़ेंगे, उसका मीनिंग भी पहले देख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा ठीक से ध्यान दे के ये समझना होगा, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जैसे मीरा और नदीम दो फ्रेंड्स हैं और उनको पेन एंड स्टोरी बुक जो है वो परचेस करना है। मीरा को 2 पेन एंड 5 स्टोरी बुक्स परचेस करना है और नदीम को 8 पेन एंड 10 स्टोरी बुक्स परचेस करना है। अब ये शॉप में जाते हैं और शॉप में पेन का प्राइस है 5 रुपीज़, स्टोरी बुक का प्राइस है 50 रुपीज़। तो टोटल कितना एक्सपेंड करना होगा दोनों को, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें प्राइस भी पता है और किसको कितना रिक्वायरमेंट है ये भी पता है। तो मीरा का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 पेन और 5 रुपीज़ पेन ईच, तो ये पेन का कॉस्ट हो गया। और इसी तरह से 5 स्टोरी बुक्स और 50 रुपीज़ स्टोरी बुक, तो 5 into 50 ये हो गया स्टोरी बुक्स का प्राइस। तो टोटल कॉस्ट ये इतना आ जाएगा कैलकुलेट करके 260। सिमिलरली हम नदीम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 into 5 + 50 into 10 वो आएगा 540। तो ये तो कैलकुलेशन हमने इसे सिंपल किया है, लेकिन इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में और भी थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे जो रिक्वायरमेंट है दोनों को, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। फर्स्ट रो जो है वो मीरा का, देखिए मीरा कितने बुक्स चाहिए है। तो पहला जो है पेन्स का कॉलम है और दूसरा जो बुक्स का कॉलम है। मीरा को 2 पेन और 5 बुक्स चाहिए है। इसी तरह से नदीम का हमने नेक्स्ट रो में लिखा है। तो ये रिक्वायरमेंट्स का एक मैट्रिक्स हो गया। और दूसरा मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जो प्राइस इसका है कि पेन का प्राइस 5, बुक का प्राइस 50। तो 550 हमने एक कॉलम में लिखा है। तो ये प्राइस जो लिखा है और जो है सेकंड रो ये 50 जो है वो बुक का प्राइस है। तो ऊपर हमने जो कैलकुलेट किया है कि दोनों को कितना टोटल एक्सपेंड या स्पेंड करना होगा मनी, तो वो कैलकुलेशन अगर थोड़ा हम पैटर्न देखेंगे, एक्चुअली ये हुआ है। ये पहला रो जो है इसको हमने जो दूसरा मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये 2 को 5 के साथ और 5 को 10 के साथ। तो यही मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे जो है इसके लिए हमने दूसरा रो और उसका मल्टीप्लिकेशन फिर से इस कॉलम के साथ, इसमें एक ही कॉलम है, इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है। तो 8 into 5 और 10 into 50, इस तरह से ये दूसरा रो इसका आएगा। और ये कैलकुलेट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो भी हमने कैलकुलेट किया था नॉर्मली ऐसे। लेकिन ये चीज़ हम मैट्रिक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमने क्या किया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो हमने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है और उससे हमें ये जो दो नंबर्स 260 और 540 ऊपर चल जाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन अभी हमने किया है टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए, तो इसी को दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे समझना है। और हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक दूसरा शॉप है जिसमें प्राइस थोड़ा अलग है, 40 पेन है और 40 रुपीज़ का बुक है, तो उसमें हम इसी तरह से कितना इनको स्पेंड करना होगा मनी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इक्वेशन लिखेंगे और मैट्रिक्स बनाएंगे जो आगे यहाँ पे बना के दिया है। ये हमारे रिक्वायरमेंट का मैट्रिक्स एकदम वही है जो पहले था, बस हमने इसको 550 को 4 और 40 कर दिया है। ये नया प्राइस जो है वो इसमें भी वही है। ये पहला वो जो है वो दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे हमें एक नंबर मिलेगा। और इसी तरह से वो दूसरा नंबर के दूसरा रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरा नंबर भी मिलेगा। तो ये एक्चुअली जो टोटल इनको स्पेंड करना ये वैल्यू हमें पता चल गया। तो मीरा को स्पेंड करना होगा 208 रुपये और नदीम को करना होगा 432 रुपीज़। अब ये दो कैलकुलेशन हमने ऐसे किया है दोनों अलग अलग शॉप्स में मैट्रिक्स के थ्रू। अगर हमें ये दोनों कैलकुलेशन एक साथ ही करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो प्राइसेस का अलग अलग मैट्रिक्स हमने लिया दो बार, उसको हम कंबाइन कर देंगे। मतलब एक ही मैट्रिक्स में दोनों शॉप का प्राइस लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट शॉप का 5 और 50 है, दूसरे शॉप का 4 और 40 था। अब हम दोनों शॉप का एक ही मैट्रिक्स में लिखते हैं। उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं
ये रिक्वायरमेंट का मैट्रिक्स तो हमने वही रखा है, जो दोनों को जो पेन और नोटबुक खरीदना है वो तो सेम ही है, लेकिन प्राइस के लिए हमने फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट का प्राइस है और एक और कॉलम हमने इस मैट्रिक्स में ऐड किया, ये सेकंड स्टॉक का प्राइस। तो इसमें क्या होगा, अगर सिमिलर टाइप का ऑपरेशन अगर हम करेंगे, जैसे इसका रो फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो अगर हम दूसरे के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 + 5 × 10 वो हम यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से हम ये पहला जो रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 2 × 4 + 5 × 40 ये हमें दूसरे एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों हम रो में लिखेंगे। इसी तरह से फिर फर्स्ट का जब हम सेकेंड लिखेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे के इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे और वो दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको थोड़ा ठीक से समझना होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, पहला रो जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का उसका मल्टीप्लिकेशन किया है सभी कॉलम्स के साथ दूसरे के, और वो हमने इसके फर्स्ट रो में लिखा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसका सारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो फर्स्ट रो में ही आएगा फाइनल मैट्रिक्स के। इसी तरह से सेकंड जो रो है पहले का उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे सभी कॉलम्स के साथ दूसरे के, और जो दूसरा सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन जो भी आया हमारा वो फाइनल के दूसरे में लिखेंगे। इससे क्या हुआ कि जो हमने कैलकुलेट किया था मतलब दो इक्वेशंस में एक ही बार में वो हो गया। जैसे 200 × 432 ये यहाँ पे दूसरा कॉलम आ गया और जो पहला कॉलम था वो भी यहाँ आ गया। तो ऐसे एक ही लाइन में हमने एक साथ सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। मतलब मीरा का और नदीम का दोनों शॉप्स में जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा मनी का, तो एक्चुअली चार चीज़ है, मतलब वो चार चीज़ एक साथ कैलकुलेट हुआ है, ये जो चार नंबर्स है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते, मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हैं कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। ये ऑपरेशन जो किया है हमने इसको बोलते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको भी थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया होगा और हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का ए इंटू बी, तो ए के जो कॉलम्स हैं वो बी के रोज के बराबर होने चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है इसमें। मतलब पहले कॉलम्स और दूसरे के रोज इनका नंबर सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन जो वो वैलिड होता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड होगा, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो अभी हम ऊपर जो प्रोसेस किया हमने उसको क्या होगा नीचे, ठीक है। तो we take rows of A columns of B, multiply them elements, हमारे भी ऊपर वही क्या था, जैसे का रो लिया हमने और B का कॉलम लिया, उसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया। जैसे पहला एलिमेंट 2, इसका पहला 5 मल्टीप्लाई किया, फिर इसका 5 और इसका 50 वो मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम ऐसे लेके एक एक एलिमेंट उनका मल्टीप्लाई करेंगे और सबका एडिशन करेंगे। जो यहाँ पे एडिशन दिख रहा है एडिशन ओके। तो इसमें और नीचे थोड़ा और मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इन जनरल उसका आई जे और वो है एम क्रॉस एन, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका जनरल एलिमेंट होगा बी जे के मान है और वो होगा एन क्रॉस पी। तो ये एन तो सेम होना चाहिए क्योंकि हमने भी पढ़ा कि पहले के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे के रोज के बराबर होने चाहिए, इसलिए यहाँ एन एन जो वो सेम होना चाहिए। ओके, तो ये एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 जो है वो हो सकता है, लेकिन वो सेम होना चाहिए दोनों का। तो अगर ऐसा है तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट जो है वो है सी, सी जो मैट्रिक्स होगा वो किसका होगा, तो सी जो है वो एम बाय पी होगा। मेरा पॉइंट तो ये है कि वो बाय पी होगा, तो मतलब पहले का जो रो है और दूसरे जो कॉलम है वो उसका डायमेंशन होगा, और उसका भी हम इन जनरल कोई एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिख सकते हैं हम कि सी का जनरल एलिमेंट जो है सी आई कॉमा के, और वो हम मतलब ith रो और kth एलिमेंट हम कैसे लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे वो दिया है टू गेट आई कॉमा के एलिमेंट ऑफ सी ऑफ मैट्रिक्स सी, मतलब जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, we take I row and kth column A or B का respectively and then multiply them element row and sum, वही प्रोसेस। अब अगर हमें सी आई के पता करना है तो ith रो लेंगे पहले का और kth कॉलम लेंगे दूसरे का और उनका मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज, हर एक एलिमेंट का, और सबका मल्टीप्लिकेशन का हम सम करेंगे, एडिशन। तो मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं कि सी आई के इज इक्वल टू ए आई वन, मतलब कि ith रो है पहले का और उसका पहला ही एलिमेंट है, और ये बी वन के क्या है कि कॉलम है बी का और उसका पहला ही एलिमेंट है इन मल्टीप्लिकेशन, फिर उसी रो उस कॉलम का मतलब दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसे टोटल एन होंगे वो। तो इन तक हम एडिशन करेंगे। इसको और शॉर्ट में समेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं हम ए आई जे इंटू बी जे के, और वहाँ पे जे का जो है वो भी हमने देखा यहाँ पे एक से लेके एन तक वेरी होगा, तो ये जे इज इक्वल टू 1 to n तक वेरी होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं सी आई ए मतलब जनरल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, एग्जाम्पल से ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। तो जैसे एग्जाम्पल से ही यहाँ पे आगे भी समझाया होगा, जैसे हमारे पास सी और डी दो मैट्रिसेस दिए हैं, ये है ये डी। अगर हमें फाइंड करना है सी इंटू डी, कैसे फाइंड करेंगे? तो सी इंटू डी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो है 2, 3, ये है 3/2। तो यहाँ ये तो सेम होना चाहिए, जो ये बोल रहे हैं पहले का कॉलम और दूसरे का रो जो है वो सेम होना चाहिए, और जिसका आंसर आएगा तो क्या होगा, वो होगा 2/2, मतलब पहले का जो रो है दूसरे का जो कॉलम है वो डायमेंशन होता है आंसर का। अगर 2/2 होगा है तो ये 4 एलिमेंट होंगे आंसर में, और ये 4 एलिमेंट कहाँ से पता चलेंगे, तो उसके लिए वही कैलकुलेशन करेंगे ऊपर जो दिया था वो। तो वो कैलकुलेशन हम अभी आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले ये करेंगे कि फर्स्ट का मतलब सी का पहला रो दूसरे का पहला कॉलम इनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, तो इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 टू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 5, जो इस तरह से लिखा। अभी यहाँ पे एलिमेंट अभी हमें पता ही है, ठीक है, हमें ये पता है बस कि 2/2 इसका आंसर है, पहले एलिमेंट हम लिए गया। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट जो है उसके लिए बोलेंगे दूसरा लेंगे, जो पहला रो है तो इसका जो आंसर है वो सारा पहले रो में ही आएगा आंसर के, इसलिए ये भी इसका आंसर तो कैलकुलेट करके आ गया यहाँ पे 13। अब दूसरा जो है उसलिए इन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया है। इसी तरह से ये पहले का दूसरा रो दूसरा काम कर रहा है, मतलब आंसर में भी दूसरा रो आएगा हमारा। तो ये पहले का पहला जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा रो है, उसको मल्टीप्लाई करके पहले कॉलम से जैसे एलिमेंट वाइज 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5, उसका आंसर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 7। इसी तरह से लास्ट जो एलिमेंट है ये निकालने के लिए ये दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम ये मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वाइज तो हमें ये करेंगे तो फाइनल आंसर सी डी होगा। तो इसमें ये प्रोसेस स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक ठीक से आप समझ लीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है उसका फर्स्ट रो में, तो उसका जो आंसर है आंसर के फर्स्ट रो में ही है वो, आंसर का दूसरा रो जो होता है उसमें दूसरा रो देना होगा पहले, उसका जो कॉलम है दूसरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे ऐसे। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, और प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे ये एग्जांपल एक और देखते हैं, एग्जाम्पल 12 में फिर से हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका ऑर्डर पहले देखते हैं, ये 2/2 है और ये 2/3 है। तो यहाँ जो है पहले का कॉलम दूसरे का रो ये सेम है, ये होना ही चाहिए, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये होगा 2/3 होगा वो।
मतलब इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, इसका मतलब इस फॉर्मेट में होगा। तो हमें ये 6 वैल्यूज़ जो है वो पता करने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये पहले रो में जो ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो पहले रो के जो वैल्यूज़ हैं वो तो पहला का पहला रो मल्टीप्लाई करने से ही आता है। तो ये 6 9 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस कॉलम के साथ, एक बार इस कॉलम के साथ, एक बार इस कॉलम के साथ, तो हमें ये 3 वैल्यू पता चल जाएंगे। जैसे 6 और 9 2 और 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 और 9 इंटू 7, तो हमें ये पहला एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह से ये पहला रो जो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 9 के साथ, तो यहाँ पे हमें ये दूसरा एलिमेंट मिलेगा। ये पहला रो जो है वो फिर तीसरे कॉलम के साथ 0 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये मिलेगा। अब आंसर का जब हमें दूसरा रो कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई भी दूसरा ही रो से करना चाहिए। पहले का जो दूसरा रो है 2 3, इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों कॉलम्स को, तो हमें ये तीनों मिल जाएंगे। 2 और 3 का 2 7 से मल्टीप्लिकेशन ये होगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ जो है वो ये होगा, तीसरे के साथ ये होगा। इसके बाद सिंपल बस कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड जो है वो ऐसे याद रखना है कि पहले का रोज़ और दूसरे के कॉलम जो वो मल्टीप्लाई किए जाते हैं 1 बाय 1, और पहले का जो रो है उसी रो में आंसर हम लिखते जाएंगे फाइनल। तो और इसमें जो आगे क्वेश्चन होंगे वो भी देखते हैं। तो इसमें पहले एक जो रिमार्क दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि a इंटू बी अगर हम कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि b इंटू ए भी कर पाएंगे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ऊपर का ही जो अब एग्जांपल हमने देखा, तो उसमें ये 2/3 था और ये सॉरी पहला जो है वो 2/2 था, मतलब ये a जो है वो है 2/2 और b जो है वो है 2/3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं इन दोनों का, क्योंकि पहले का जो कॉलम है दूसरे का जो रो है वो सेम है। लेकिन अगर हम b इंटू ए करना चाहेंगे, ये तो लिखा है हमने ए बी के लिए, अगर बी ए करना चाहेंगे तो पहले हम b का लिखते हैं ऑर्डर, b का है 2 इंटू 3 और a का है 2 इंटू 2। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये तो यहाँ पे अलग हो गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम कर नहीं पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए होता है वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ए बी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन बी ए जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड होगा। ऐसा कब होगा कि ए बी और बी ए जो है वो दोनों ही डिफाइंड होंगे, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा तो ऑर्डर कुछ भी करेंगे, तो जैसे ये है 3/3 और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/3 के साथ दूसरे, तो इसको हम आगे पीछे भी करेंगे तो ये 3/3 ये 3/3, तो हमेशा वो क्राइटेरिया तो फुलफिल्ड ही रहेगा कि ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों भी सेम होंगे। तो यहाँ पे ये हम अभी याद रख सकते हैं कि ए बी जो है, अगर हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं तो बी ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो पॉसिबल है तभी जब ये स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे।